आजकल जो एजुकेशन चल रहा है चैट जीपीटी, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। हमें हमारे टीचर्स को एक टूल्स देने हैं। ज्ञान आप कहीं से ले सकते हैं। जी। सोशल मीडिया का आजकल जमाना है। अगर इंजीनियरिंग की सीट फिली कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम उनकी जगह बैठ के दे देता है, सेट है ना मामला। ये कैसे? एआई का यूज होना एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी वाइब्रेशंस को कम करते जा रहे हैं। अपने दिमाग से काम करना हमने बंद कर दिया। Using AI is powerful, but something subtle changes. Studies suggest over-reliance on AI reduces critical thinking and independent problem solving. It's not what AI does for us, it's what we stop doing ourselves. आपको पता होगा कि पहले गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो उनको साधा जाता था। एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी है, पहले उन्हें साधना है। समाज में आपको कैसे रहना है, आपको सरवाइव कैसे करना है, आप लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने इतना बर्डन दे दिया है समाज ने बच्चों को कि वो पीएनसी का बच्चा क्लास में जाके बैठा है, उसको टीचर्स पेरेंट्स है उनका एक ही क्वेश्चन है कि आपने वर्क नहीं किया, आपने वर्क नहीं किया। जो 4 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है वो क्या वर्क करेगा। आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम बता सकते हैं कि हमने 5th तक क्या पढ़ा था? नहीं पता। नहीं पता है, हम नहीं जान सकते। जी। ड्रीम टॉक्स के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है, पावर्ड बाय 13 ड्रीम्स। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की, करियर की और ग्रोथ की, रिमोट में रहने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारे बीच में है गुरजीत सिंह जी ढिल्लो, जो कि एचआर एडमिन है बजाज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। वो स्कूल के साथ जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनसे जो बात होगी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। ड्रीम टॉक पॉडकास्ट में। और जैसे सर अभी हमें पता चला है कि बजाज शुगर मिल और बजाज स्कूल, यहाँ से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आम पब्लिक और हम लोगों को भी आइडिया नहीं है कि इन चीज़ के बीच में है क्या। इसके बारे में सर थोड़ी सी एक रोशनी डालिए सर इस बारे में। देखिए, जब 1947 के टाइम से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो गांधी जी के मूवमेंट के साथ श्री जमनालाल बजाज जी जो फाउंडर हैं हमारे बजाज ग्रुप के, वो पहले से ही सोशल एक्टिविस्ट थे। तो उनकी ये सोच थी, तो गांधी जी उन्हें 5वां पुत्र भी मानते थे। तो उस सोच के साथ साथ उन्होंने अपने जो शुगर मिल स्टार्ट किए, गोला पलिया हर जगह। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा बिजनेस है, हम सोसाइटी में ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी के वेलफेयर में कुछ सीएसआर एक्टिविटी में कुछ करना है। ओके, सीएसआर एक्टिविटी में। तो तभी बजाज जी ने क्या किया कि अपने यूनिट्स के जहां जहां उनके शुगर यूनिट्स थे, वहां पे स्कूल्स, जो एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो था हमारे इन एरिया में, जहां जहां पे भी शुगर मिल थे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिमोट एरियाज में थे, वहां के लोगों की पहुंच एजुकेशन तक नहीं थी उस समय से। तो वो सीएसआर में उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किए, और ये स्कूल जब स्टार्ट हुए तो पब्लिक को बिल्कुल नॉमिनल जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट नहीं कह सकते हैं, सिर्फ एक सर्विंग हम लोगों ने स्टार्ट की जो बजाज जी ने, तो उस पे एजुकेशन, एक्सीलेंट एजुकेशन जो सोसाइटी तक वो पहुंचाएगी। ओके, तो ये सारा ये आपका सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट है? जी बिल्कुल, सीएसआर एक्टिविटी का। तो लगभग कितने स्कूल हैं सर आपके? हमारे हेड ऑफिस जो है वो मकसूदापुर है, बजाज पब्लिक स्कूल, और 9 ब्रांचेस हमारी टोटल रन होती है। टोटल जी। और सारी ब्रांचेस आपके लगता है कि मकसूदापुर से रन? हाँ, मकसूदापुर एक हेड ऑफिस है और बाकी जो ब्रांचेस है वो मकसूदापुर से ही रन होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं आजकल, वो 9 स्कूलों के एचआर एडमिन बैठे हुए हैं? जी। ओके सर। तो सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर एपिसोड में। Thanks. तो सर हम शुरुआत कर रहे हैं सर एक सवाल से कि बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम का उनका जो रहता है टॉपिक, तो पढ़ाई का क्या रहता है कि एजुकेशन सिर्फ एग्जाम तक रहे या फिर अपने करियर बनाने के लिए रहे? देखिए दिनेश जी, मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो स्कोर है आपका, वो एक सिर्फ आपके पास पेपर है, वो आप पेपर पे लेके स्कोर को आप बैठ जाते हैं, तो ये एक बच्चों के साथ या बच्चों के पेरेंट्स को ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होना चाहिए कि हम एक मार्क्स के लिए बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। Right. हमें एक स्किल डेवलप करना है, हमें उन्हें सरवाइव करने का तरीका बताना है। आजकल जो एजुकेशन चल रहा है दिनेश जी, वो सिर्फ एक चैट जीपीटी, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको।
लेकिन हमें हमारे टीचर्स को एक टूल्स देने हैं। ज्ञान आप कहीं से ले सकते जी, हैं, जी। सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, ज्ञान की कमी नहीं है, आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आपको उन टीचर्स को उन टूल्स को बताना है बच्चों के लिए जिनको यूज करके वो सक्सेस हो सकें। आपके कहने का मतलब एआई से है कि एआई का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है? एआई का यूज होना एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी वाइब्रेशंस को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम टोटली उन चीजों पे टेक्निकल पे डिपेंड हो गए। अपने हाथ से काम करना हमने बंद कर दिया, अपने दिमाग से काम करना हमने बंद कर दिया, जिससे क्या है हम रियल लाइफ में नहीं जी पा रहे हैं। हम टेक्निकल के साथ जुड़ के हम भी एआई ही हो गए हैं। ओके ओके ओके। आपको पता होगा कि पहले गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो उनको साधा जाता था। एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी है, पहले उन्हें साधना है। समाज में आपको कैसे रहना है, आपको सरवाइव कैसे करना है, आप लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। जी। साधना सबसे पहले हमें बच्चे जो सध जाएंगे उसके बाद वो एजुकेशन तो उन्हें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इतना बर्डन दे दिया है समाज ने बच्चों को कि वो पीएनसी का बच्चा क्लास में जाके बैठा है, उसको टीचर्स और जो आप पेरेंट्स है उनका एक ही क्वेश्चन है कि आपने वर्क नहीं किया, आपने वर्क नहीं किया। जो 4 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है वो क्या वर्क करेगा? राइट राइट राइट। आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे बात करनी है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वो छोटे बच्चे को आप सिखाइए। कुल मिला के ये कि एकेडमिक्स के साथ साथ उनको वो प्रैक्टिकल चीजें आनी उतनी भी जरूरी, डेफिनेटली उतनी जरूरी है चीजें। पढ़ाई तो वो कर लेंगे, जी जी। मीनिंग ही आपको समझ आता है पढ़ाई का जब आप फिफ्थ, अच्छा आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम बता सकते हैं कि हमने फिफ्थ तक क्या पढ़ा था? नहीं पता होता। नहीं पता, नहीं हम नहीं जान सकते। जी 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 जी। लेकिन फिफ्थ के बाद हमें 6 से 8 तक चीजें याद आने लग जाती हैं कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये चीज हमारे टीचर ने उस टाइम पे बताई थी। फिफ्थ तक हम नहीं जानते हैं। जी जी जी। आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक। अच्छा, रूरल या रिमोट एरिया में कई बार इस तरह की चीजें आती हैं कि बस बच्चा हमारा पास हो जाए, है ना, पास होने, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके कितना हेल्प करता है या कितना नुकसान पहुंचाता है बच्चे के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर को लेके? आपने बच्चे को जहां ये बोल दिया कि आप पास, हमें पास कराना है और कुछ नहीं कराना है, तो आपने बच्चे को एक गलत टर्न दे दिया। पास हो जाना, पास वो हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप अपनी उस चीज पे फोकस करिए जो आपको दी गई है। टीचर्स ने एक चैप्टर दिया, आप उस पे फोकस करिए। रिजल्ट्स आएंगे मार्च में, लेकिन आपकी एजुकेशन चल रही है अप्रैल से। तो अप्रैल से मई में आपने क्या किया? इट्स डोंट रिलेट विद द रिजल्ट। हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा एक्सीलेंट कर रहा हो, लेकिन जब वो एग्जाम दे रहा हो तो उसका नहीं मन कर रहा है, उसके मन में वो क्वेश्चंस नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा फेलियर है। मतलब एग्जाम के रिजल्ट से बच्चे के एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप उसको टॉपर्स को जज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बच्चा क्लास में बहुत अच्छा करता है, जब वो एग्जाम्स में जाता है वो नर्वस हो जाता है, जी वो वहां पे वो चीज नहीं लिख पा रहा है, वो फेलियर नहीं है। जी जी जी। फेलियर यहाँ आप उसको वो टूल्स नहीं दे पाए, आप उसे वो सिखा नहीं पाए, वहां पे आप फेलियर हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं एक चीज अक्सर बोलता हूं कि टीचर्स जो होते हैं जी जी। वो ये बिल्कुल भूल जाएं जब इस सेक्टर में आते हैं कि वो एक एम्प्लॉई हैं, उनकी एक ड्यूटी है, वो सोसाइटी के लिए बने हैं। Correct. दे आर अ स्मार्ट पीपल। जी। आपको एक ऐसी चीज मिली हुई है कि गॉड गिफ्टेड है आप। राइट राइट। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बच्चों को जाके ये मत थोपिए कि आपको इतना सिलेबस करना है, आप ये काम करके नहीं लाए, हम आपको पनिश कर रहे हैं। आपको पता है मुझे सबसे अच्छे बच्चे कौन से लगते हैं और मेरी सबसे ज्यादा किन बच्चों से बनती है? जो सबसे शैतान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप उन्हें एक बार कुछ बोलिए तो सही, करके देंगे, करते हैं। कोई सर ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा बच्चा? हाँ, एक बच्चा हमारे स्कूल में था, बहुत शैतान था। चलते चलते वो कुछ नहीं तो दीवार पे स्क्रैच कर दिया, बेंच पे कुछ कर दिया, बोर्ड पे कुछ कर दिया। मैं उसे डांट भी देता था। एक दिन मैंने बोला कि आप हमेशा शैतानी करते हो,
मैं आप पे प्राउड फील करता हूँ कि आप शैतान हो, लेकिन आप अपने अंदर कुछ देख ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, आप उसे यूज क्यों नहीं करते हो? आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे ने अपना पोटेंशियल कबड्डी में दिया, तो हमारे जो क्लस्टर इवेंट्स हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल उसमें फिर तो सिल्वर लेके आया वो बच्चा। ओके हमें उन्हें जगाना है। 10th में अच्छे परसेंटेज से पास हुआ है वो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पोटेंशियल देना है आपको। सर एक चीज़ और बताइएगा, हमारा स्कूल जब 12th तक है अभी, आप 10th और 12th के बाद बच्चों को कहाँ फोकस करना चाहिए, स्ट्रीम के ऊपर या अपने करियर को लेकर? आप क्या सजेस्ट करते हैं वहाँ पे बच्चों को? पहले तो बच्चों को जो 12th जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमारे 12th तक के जो बच्चे हैं, जी जी जब वो स्ट्रीम में जाते हैं तो वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। दे डोंट नो इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, जी जी पता ही नहीं है उन्हें। अगर आप अपने इंटरेस्ट को लेके आगे चलेंगे, हो सकता है बच्चा पीसीएम में अच्छा हो, उसको उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती पीसी भी दिलवा दिया, दे कैन नॉट सर्वाइव। आपको अपने इंटरेस्ट पे जाना है, और मेरी हमेशा बच्चों को एडवाइस रहती है कि सबसे पहले आप अपना पार्ट दूसरों के सामने रखिए, ना कि दूसरों से आप एडवाइस लें कि मुझे क्या करना है। अपनी स्ट्रेंथ देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखिए। और करियर की बात है तो अगर मैं करियर की डेफिनेशन दूं तो करियर पैसा नहीं है। जी सर। एक लाइन में बोलूंगा, सेटिस्फाइड पिग से बेटर अनसेटिस्फाइड मैन होता है। ओके अगर कोई सेटिस्फाइड सुअर है, संतुष्ट है, तो उससे लाख गुना अच्छा वो आदमी है जो अनसेटिस्फाइड है। ओके ओके क्यों? वो अपने नाली में पड़ा है, वो गंदगी में जो वो कर रहा है, वो उसकी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन उससे भी अगर ऊपर उत्तम लेवल जिसको कहेंगे, तो वो असंतुष्ट तो है लेकिन ह्यूमन है, वो प्रयास कर रहा है, प्रयास वो प्रयास कर रहा है चीजों को लेके। तो आप किसी भी चीज को लेके जो सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना कि ये बेंच मार्क है, ठीक। तो इसको नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के उसमें नहीं आता है। और सर जैसे टीचर्स होते हैं, कई टीचर्स अपना कोशिश रहती है कि उनका सिर्फ सिलेबस पूरा करो, सही है काम। क्या सिर्फ टीचर्स का काम बच्चों का सिलेबस पूरा करना रहता है, या फिर उन्हें बच्चों को करियर के लिए भी कुछ गाइड, कुछ मोल्ड करके रखे हैं? देखिए, टीचर की डेफिनेशन ही एक अपने आप में एक पूरा ऐसे या पूरा ब्रह्मांड है। जी। गुरु, आपने जिसको गुरु बोल दिया, तो वो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल है वो पूरा। उसके लिए आप एक वर्ड में डिफाइन कर दें कि आप सिलेबस आपको दिया और इस सिलेबस से आप इसको कंप्लीट करके लाइए, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, तो टीचर कहलाने के हकदार नहीं है। देखिए, टीचर्स अगर 4 चीजों को लेके चलेगा तो वो बच्चे को कहीं भी पहुंचा सकता है। नादान, इंसान और मेहमान और महान। कुछ भी बना सकता है। बच्चा नादान होता है, टीचर्स को उसको इंसान बनाना है, तो उसकी पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है, कंप्लीट करके चलता है। इंसान बन गया तो हमारे टीचर्स हो गए या हमारे सोसाइटी के लोग हैं, तो उसको एक अच्छा मेहमान बनाना है। अच्छा मेहमान कौन होता है? जो आपके घर आया तो उसे जाने का पता हो कि मैंने सर का आधा घंटा लिया है और आधे घंटे बाद मुझे यहाँ चाय पी के और फिर जाना है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जो आपके घर आते हैं उन्हें जाने का ध्यान ही नहीं होता है, और हम भी मन में सोच रहे होते हैं कि ये हमारे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुझे वहां जाना है, ये करना है। मैं एक शेयर करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कई साल पहले की मैं उनकी एक पिक्चर देख रहा था। पीछे अडवाणी जी, अटल बिहारी, बहुत सारे लोग बैठे थे, आगे वो दरी पे बैठे हुए थे। आपने भी फोटो देखी होगी शायद कहीं, हो सकता है सर। बहुत चेहरा नादान सा। नादान को आप इंसान बना सकते हैं, शैतान को नहीं। तो वो नादानी आज हमारा पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर रही है। राइट राइट राइट। और वो एक अच्छे मेहमान भी हैं। और एक अच्छा मेहमान, मैं एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि रूस के जो राष्ट्रपति जी वो इंडिया आए, सामने प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, सामने राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं, और उन्होंने कार से निकलते ही
एक गार्ड से हैंडशेक किया, ये आपको महान बनाता है। ये कुछ आपकी पर्सनल एटिकेट्स हैं, ये स्ट्रेंथ कह सकते हैं, उस चीज को स्ट्रेंथ क्या कह सकते हैं। तो आपको जब ये चारों चीजें रिलेट करेंगे ना आप, तो आप सोसाइटी में वो कर सकते हैं जो कुछ लोगों के हिस्से आता है। जी सर, कुछ ये बताइएगा, जैसे आप रिमोट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, बच्चे भी आपके पास रिमोट एरिया के, तो क्या वो माइंडसेट जो देखते हैं कि बच्चा ये महसूस करता है कि हमारे पास रिमोट एरिया में होने की वजह से हमारे ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं शहरों के वालों के मुकाबले, ये माइंडसेट को आप किस तरह से चैलेंज करते हैं, कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं? देखिए, जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इसमें कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। आप कहीं भी अगर रह रहे हैं तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले रिमोट एरिया में कुछ चीजें नहीं होती थी, वाईफाई नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे। आज हर घर में है। जिसको करना है वो प्राइमरी सेक्शन में ही, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ के करता है। जिसको नहीं करना है वो आपके टॉप स्कूल्स में जाके भी नहीं करता है। तो ये मतलब पोटेंशियल, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट माइंडसेट अगर हम यहाँ से निकाल दें कि हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो शायद नहीं है, चाहे वो रिमोट में हो चाहे वो अब्रॉड हो। आपके सिटीज में जो सीबीएसई स्कूल चल रहे हैं, उनसे बेटर, उनसे अच्छी एजुकेशन हम रिमोट एरिया में दे रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो रिमोट के बच्चे को थोड़ा सा और अलग बनाती हो, स्ट्रेंथ देती हो, ऐसी चीजें जो कि शहर के बच्चों में ना पाई जाती हैं? रिमोट के बच्चे जो होते हैं उनका माहौल बहुत खुला होता है। जी सर। वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वो किसी भी माहौल में सरवाइव कर सकते हैं। और जो आपके सिटी के बच्चे हैं वो थोड़े से शाय होते हैं, उन्हें खुल के घुल मिलना और रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। वो हर किसी के साथ कंफर्ट नहीं हो सकते। हमारे बच्चे किसी के साथ भी कंफर्ट हो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन होता है सर जनरली, स्कूल कॉलेज में भी, घर में भी हम कैसे कोशिश करते हैं कि चीजें डिसिप्लिन में रहें, है? तो डिसिप्लिन लेकिन एक बड़ा बोरिंग सी चीज मानी जाती है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो बहुत बोरिंग हो। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्यूचर को किस तरह से डिफाइन करता है ये डिसिप्लिन? डिसिप्लिन के साथ एक वर्ड रिलेट करता है, पंक्चुअल। जो डिसिप्लिन में रहेगा वो पंक्चुअल रहेगा, और जो पंक्चुअल रहेगा वो वर्क के लिए डेडिकेट रहेगा, और जो वर्क के लिए डेडिकेट रहेगा वो अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड पे ले जाएगा। हम यहाँ पे हर चीज को पैसे के साथ जोड़ते हैं। पैसा हर चीज नहीं है। आप पैसा कम कमाएंगे, आप ज्यादा कमाएंगे, डजंट मैटर। करेक्ट सर। लेकिन अगर आप पंक्चुअल हैं, आप एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं, आप एक डिवोटी हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान। तो फायदा मिलता है सर इस चीज का? बिल्कुल मिलता है। स्टूडेंट्स जो आपके डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं, जो पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, औरों के मुकाबले बिल्कुल कर पाते हैं। हमने ये चीजें नोटिस की हैं। हमारे ही क्लास में हमारे स्कूल में एक बच्चा है, वो जब भी सुबह स्कूल आता है तो वो इतना डिसिप्लिन है कि अगर किसी की बेंच थोड़ी सी तिरछी भी होती है तो वो उसको सीधा करता है। स्कूल को अपना वो समझ के, अपनी प्रॉपर्टी वो समझता है कि इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। वो बोर्ड को सुबह आते ही डेकोरेट करता है, क्लास टीचर्स के आने के पहले। वो चौक रखता है, वो डस्टर वहां रखवाता है। ये कहीं ना कहीं एक स्टोरी बनाएंगे आगे ना, वो चीज छोड़ के जा रहे हैं कि हाँ एक टाइम पे ऐसा था कि इस तरह का बच्चा था, आप ये देखते थे, करते थे, आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, आज कहाँ खड़ा हुआ है, क्या चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि उसके करियर में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही हैं, जोड़ रही हैं सर। एक बच्चा आज सक्सेस है। मैं पिछले बैक ईयर्स में जाऊं अगर हिस्ट्री में, तो उस बच्चे ने स्कूल के लिए बहुत एफर्ट्स किए। इवन स्कूल के बाद बच्चों को मोटिवेट करता था कि ये आपका स्कूल है, इसको आपको उठाना है। वो सक्सेसफुल है आज, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है, वो अपने काम को डिवोटी है, और अब्रॉड में वो एक अच्छा नाम कमा रहा है, खुद का बिजनेस सेट कर रखा है। बहुत अच्छा सर, बहुत। तो हम अप्रिशिएट करते हैं। होता है सर। तो ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में एक रोल होना चाहिए कि जिसको आप निभाएं, अच्छे से निभाएं। सर, स्कूल एडमिन के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एकेडमिक्स भी देखना है और बच्चों की ग्रोथ भी देखना है, तो इन दो चीजों को मेंटेन करना। देखिए दिनेश जी, मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलूं कि 3 सा पे जिंदगी चलती है। मैं फॉलो करता हूँ। जी। सा से साइकिल,
सा से सेहत और सा से समाधान। ओके, साइकिल, सेहत और समाधान। समाधान। अच्छा अगर आपके पास साइकिल है जी सर। तो आप बिना खर्चे के कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे आप सिटी में रहते हैं, आप कार लेके जाओगे, ट्रैफिक में फंसोगे, आपका पेट्रोल उसमें डालना होगा, टूट फूट हुई उसको रिपेयर कराना होगा। आपके पास साइकिल है तो आपकी जेब में कम भी पैसा है तब भी आप घूम लेंगे पूरी सिटी में। ओके। साइकिल आपकी सेहत भी बनाएगी, आपको एक अच्छा मेंटेन जो हेल्थ है वो देगी। और जिनके पास समाधान होते हैं उनको कोई भी टास्क छोटा या बड़ा नहीं लगता है। तो मैं जब अपनी सीट पे बैठता हूं तो मैं तीनों चीजें साथ लेके चलता हूं कि मैं सुबह आऊं तो मेरा एक खिलता हुआ चेहरा होना साइकिल से तो नहीं आते हैं आप? चाहिए। नहीं, मैं साइकिल से नहीं आता हूँ लेकिन मेरा चेहरा खिलता होना चाहिए, सेहतमंद। जो सामने अगर कोई विश कर रहा है तो उसको ये पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव एनर्जी आप भेजें उसको। भेजें। जी जी। और वो मेरे पास कोई चीज लेके आया तो मैं उसको सोल्यूशन समाधान दें, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स को और क्रिटिकल कर दें। तो मुझे इन चीजों में तालमेल बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर, बजाज स्कूल और बाकी स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो बजाज स्कूल को अलग करती है, जो आपको बहुत ही अजीज हो आपको? बजाज स्कूल, डेली ऐसे कोई ऐसी एक्टिविटी? अदर स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बजाज स्कूल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। बजाज स्कूल बिजनेस के लिए काम नहीं करता। बजाज स्कूल जो डिलीवर करता है कोई नहीं कर सकता। बजाज स्कूल एक नेशन बिल्डर है, मिशन की तरह काम करता है। वो बच्चों को उस लेवल पे देखना चाहता है कि जहां वो अगर भारत से कहीं बाहर कोने कोने तक भी जाए तो वो नाम रोशन करे, और हमने ऐसे बच्चे दिए हैं। वो जो कल्चर है वो स्टाफ में है। स्टाफ हमारा, वो भी यही चीज फील करते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपने विजिट किया, आपने हमारे स्टाफ को देखा, उनका डेडिकेशन देखा। हमारा स्टाफ जब सुबह आता है तो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि टीचर्स को अपने आप को एम्प्लॉय नहीं मानना चाहिए और अपनी ड्यूटीज के आवर्स नहीं देखने चाहिए। तो जब भी हमारे बच्चों के लिए कहीं खड़े होना होता है तो बजाज पब्लिक स्कूल का स्टाफ जितना डिवोटी है वो रात के 8 बजे तक भी काम करते हैं। और शायद यही स्ट्रेंथ है, यही चीज है कि जो अलग बनाती है आपके स्कूल को बाकी और स्कूलों। और इवन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जहाँ लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं, हमारे टीचर्स वर्किंग आवर्स के बाद, जो उनका टाइम है हमारा छुट्टी का, उसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके घर जाके भी उसको सोल्यूशन देते हैं, पर्सनल हेल्प देते हैं। दैट्स व्हाई बजाज पब्लिक स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सर, थोड़ा सा एक हल्के फुल्के क्वेश्चन अभी करते हैं, बड़े टाइट हो गया मामला। आप भी सर एक समय पे हो रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं ना, कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी स्टूडेंट रहे हैं। कोई स्टूडेंट के टाइम की कोई एक ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसी हैबिट जो आप अभी तक, जो आपको उस वक्त लगा कि बड़ी काम की थी और अभी तक आप उसको फॉलो करते आ रहे हैं? मेरी 8th तक की एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है। यस। कमाल की बात है कि जो मुझे वहां डिसिप्लिन दिया गया वो आज भी मेरे में सेम है। जो मुझे वहां एटिकेट्स दिए गए वो आज भी मेरे लिए सेम है। कहने का मतलब संस्कार, संस्कार जो वहां से मिले आपको, वो संस्कार अभी तक आप अभी तक यहाँ पे फॉलो करते हैं। मैं टीचर्स को उनको याद भी करता हूँ, वो मिलते हैं, उनका सम्मान भी करता हूँ। और इवन जो अदर स्कूल्स में नहीं दिया जाता था, उस टाइम पे टॉप स्कूल्स में होते थे, सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल्स होते थे, वो चीजें आज भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। और आज अगर फिर एक मौका मिले आपको स्टूडेंट बनने का, एक दिन के लिए मौका मिले, तो ऐसी क्या चीज आप करेंगे जो उस वक्त नहीं कर पाए आप? मैं मस्ती करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पाए, उस वक्त नहीं कर पाए ना। क्यों, हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं कि जहाँ पे हमारा जो एम था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे कहीं ना कहीं पहुंचना है। जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा था, जिम्मेदारियों का बोझ। वो मस्ती जो मैंने स्किप की है, तो अगर मुझे एक दिन का स्टूडेंट, तो जो बंक करना और जो स्टूडेंट लाइफ में लोग करते हैं वो नहीं मैं कर पाया। वो नहीं कर पाए सर। जनरली अब
एज एडमिन आप देखते होंगे, आपको टीचर्स को भी फेस करना है, स्टूडेंट्स को भी फेस करना है। Sure. तो टीचर्स का फेवरेट एक्सक्यूज क्या होता है? टीचर्स का फेवरेट एक्सक्यूज होता है कि जब वो बिना बताए छुट्टी लेते हैं तो फिर वो अगले दिन आके एक्सक्यूज देते हैं कि आई एम सॉरी सर, कल मुझे ये काम था अभी इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो उसके लिए बच्चे आके कई बार कंप्लेंट करते हैं कि वो सर का पीरियड स्किप है आज, वो खाली जा वैकेंट जा रहा है। तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा, जब मैं टाइट होता हूँ, मतलब मैं वैसे तो अपने स्टाफ को बहुत खुश रखता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा थोड़ा सा अंदर से ऑफिशियल टाइट होता obligations हूँ, होते हैं, official तो obligations। उसमें टीचर्स फिर जो बहाने बनाते हैं आके, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं रियलिटी वहां जान रहा होता हूँ कि आप क्यों नहीं आए, मुझे पता होता है, लेकिन आप उसको मोल्ड कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे जवाब थोड़ा स्ट्रांगली देना पड़ता है। इवन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बाद में उन्हें बुला के थोड़ा वैसे भी करता हूँ, समझाता भी हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें। ओके ओके ओके। तो जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन भी क्या है और एम्प्लॉयमेंट, हर चीज ग्लोबलाइज हो गया है ना। हम कहते हैं कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं कि आप रिमोट एरिया में हो या किसी और जगह पर हो, लोग बाहर भी जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। शहरों में बहुत आसानी से लोग चले जाते हैं, माइंडसेट थोड़ा ओपन रहता है। तो रिमोट एरिया में क्या किस तरह का एक फियर फैक्टर है, क्या कोई इस तरह का फॉरेन एजुकेशन को लेके कोई ऐसा डर? नहीं, फॉरेन एजुकेशन के लिए किसी भी तरह का डर नहीं है, क्योंकि इवन हमारे 70% बच्चे बाहर सेटल्ड हैं रिमोट एरिया से। पहले, आज से 10 साल पहले लोगों को लगता था कि अगर हम बाहर बच्चों को भेज रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई नुकसानदेह ना हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन आज के टाइम में अब्रॉड को एक अच्छे उस पर जाना जाता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे वहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं, बच्चे अपना। लेकिन यहाँ पे मैं एक पार्ट जरूर जोड़ना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, यहाँ बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज़ बच्चे को अब्रॉड स्टडी के लिए ज़रूर भेजिए। लेकिन अगर आप ये चाहत करके बच्चे को अब्रॉड भेज रहे हैं कि वो पैसा कमा के हमें तुरंत वापस भेजे, तो बच्चे पे प्रेशर मत डालिए, तुरंत मत करिए, उनको सेटल होने दीजिए। सेटल होने दीजिए। आपकी जो कोई भी पौधा जैसे लगाएं तो उसे पहले सींचे, तभी आपको उसकी जड़ें जमने दें। पेरेंट्स, ये मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कि अगर आपने 25 लाख रुपए या 50 लाख, एक बड़ा अमाउंट लगा के बच्चे को अब्रॉड भेजा है, और वो बच्चा आपको जाते ही आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमें तुरंत वापस करे, तो प्लीज उस बच्चे को उसकी लाइफ जीने दें, उसको सेटल्ड होने दें, उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद उम्मीद करें, फिर उम्मीद करें, तो शायद वो ज्यादा अच्छा बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा सर, ये चीज बताइएगा कि पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं जो बच्चा स्टडी अब्रॉड के लिए गया है, बाहर गया है, कहीं बाहर जाके वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये कितना कंसर्न आपको कई बार सुनने को मिलता है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जब पेरेंट्स बच्चे को बाहर भेजते हैं तो वो यहाँ से भेजते जरूर हैं, लेकिन अगर सोसाइटी के उस पे जाएं तो बच्चा उनके कंट्रोल में नहीं होता है। सही। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड था, अब पेरेंट्स बच्चे पे डिपेंड है। तो फ्रीडम, जब आप किसी पे डिपेंड होते हैं तो आप फ्रीडम नहीं रोक सकते उसकी, कोई भी हो। बच्चों की फ्रीडम वो पेरेंट्स रोक सकते हैं जो बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड है। आपकी डिमांड बच्चों के पास पहुंच रही है तो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप कैसे उम्मीद लगाएं कि बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगे? और कंट्रोल करना कितना जरूरी है ये नहीं, जो भारत की सभ्यता रही है, हम वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको जरूर कंट्रोल करना है। संस्कार आपकी पीढ़ियां चलनी है जी। आज आप अब्रॉड भेज रहे हैं, कल को आपका उनसे जो जनरेशन चलेगी वो तो वेस्टर्न हो जाएगी। हाउ कैन वी सर्वाइव? ऐसे जो बच्चा स्टडी अब्रॉड के बारे में कोई भी जानकारी के लिए, है ना, एक पहले सोचता है, वो स्कूल में डिस्कस करता है, फ्रेंड से डिस्कस करता है, कई बार टीचर से डिस्कस करता है, आपकी तरफ भी आप तक पहुंचते, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी क्या एडवाइस होती है, पहला क्या सजेशन होता है या रिएक्शन क्या होता है इस बारे में? मैं टोटली एग्री हूँ, आप चाहिए, लेकिन पहले आप अपने आप को, अपना माइंड सेट करिए
कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां प्रॉब्लम्स फेस करनी है, मुझे वहां सरवाइव करना है। आपके लिए वहां पका पकाया कुछ नहीं रखा है। आपको जो एयरपोर्ट से रिसीव करने, सर ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, अपने घर पे छोड़ दिया, इवन ब्रेकफास्ट तक प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो कहते हैं ब्रेड रखा है आप खा लीजिए। बच्चा एकदम से उस एटमॉस्फेयर को नहीं वो कर सकता। वो उस फैमिली से गया है जहां मम्मी ने बेड पे उन्हें चाय पकड़ाई है, उनका खाना बेड पे जाता है। पेरेंट्स उन बच्चों को यहाँ से तैयार करके भेजें। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक जापान की माँ है, वो अपने बच्चे को वो चीजें करके दिखाती है, सिखाती है कि जो उसे आगे करनी पड़ेंगी। करनी पड़ेंगी। जी। अगर आपने खाना खाया है तो बेटा ये प्लेट आपकी डिश वॉशर तक जानी चाहिए, मैं नहीं उठाने आऊंगी। एक भारत की माँ है, हम मैं पैम्पर कर दूंगी। हम पैम्पर करके रखते हैं बच्चों को, स्पॉइल कर देते हैं बच्चों को। इन चीजों को बच्चे जब बाहर जाके फेस करते हैं तो वो एकदम प्रेशर में आ जाते हैं। मेरे से कंसल्ट करते हैं, सर अब हम क्या करें। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी स्किल बच्चे के पास होनी चाहिए स्टडी अब्रॉड या बाहर जाने से के लिए, जिसमें वो सक्सेसफुल सरवाइव कर सके? एक तो वो कोई भी काम कर सके, उसे शर्म नहीं होनी चाहिए किसी काम में कि, और उसको अपना बैकग्राउंड याद नहीं रखना चाहिए कि मैं यहाँ से इतनी प्रॉपर्टी का मालिक गया हूँ। आप जीरो हैं, वहाँ जीरो, वहाँ शुरुआत आपकी जीरो से हो रही है। जीरो से हो रही है। और इक्वल हैं आप सभी के, इक्वल है सबके लिए। आप जब यहाँ से गए तो अपनी पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको भूल जाइए। आपको जीरो से शुरुआत करते हुए ये हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर जैसे आपके इलाके में आपने बताया कि बच्चे जाते रहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, बाहर सेटल्ड भी हैं काफी। बिल्कुल। कोई ऐसा केस ऐसा जिसमें जो आपको याद, मतलब दिल छू गया हो? एक बच्चा था, जब वो एयरपोर्ट पे उतरा तो जो उनके नोन थे, उस बच्चे का मेरे पास कॉल आता है करीब रात के 9 बजे कि सर वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने नहीं आए। बच्चा एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसके लिए वो न्यू कंट्री है, न्यू जगह है, न्यू पीपल्स हैं, किसी को नहीं जानता है वो। मेरे एक नोन थे, मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा मैं ड्यूटी से वापस जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम लगेगा। उस बच्चे को कंफर्ट कराने के लिए मैं पूरा 1 घंटे तक उससे बात करता रहा ताकि उसे वहां पे अकेला महसूस ना हो। उन्होंने जो उसको 1 रात अपने पास रखा, वो आज भी बच्चा उस चीज को महसूस करता है। उसके लिए वो किसी माँ के आंचल से बड़ी चीज नहीं थी, वो एक सपोर्ट था। वो एक रात का जो सपोर्ट होता है, पर उसके बाद तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। ऐसी चीजें मुझे कहीं ना कहीं महसूस होती हैं कि अगर आप अपने बच्चों को किसी के सहारे छोड़ रहे हैं तो मेरी पेरेंट्स से हमेशा ही रिक्वेस्ट रहती है कि पहले आप उसके बारे में जाने, उससे कंफर्ट होइए, फिर उस बच्चे को उसको हैंड ओवर कीजिए। बच्चे एक कोमल होते हैं, आप उन्हें किसी के हाथ में भी नहीं सौंप सकते। 12th करने के बाद बच्चा क्या होता है, या तो आपने उसे इतना स्ट्रांग बनाया हो कि वो सोशल और आपके घर के जिम्मेदारियां संभालता हो, तो वो बाहर जाए तो उसको कोई ये प्रॉब्लम ना हो, संभाल लेता है। पेरेंट्स को इस बात को एग्री करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि ये सब स्किल्स, ये सब चीजें बच्चे को पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल करनी चाहिए, माइंडसेट देना चाहिए। आप उन्हें गोदी में उठा के मत रखिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के हैं वो क्या करते हैं, आपका होमवर्क मैं कर दूंगी, आपका चार्ट मैं बना देती हूँ। आजकल तो इवन बाजार में भी, मार्केट में भी है, वो पैसे बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स बना के दे देते हैं, सब रेडीमेड मिल जाते हैं। बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे को तो आदत ही नहीं रही खुद को कैसे मेंटेन करना है। कभी कि अगर बच्चे को बाहर जाना है तो उसे पहले से ही इंडिपेंडेंट बना के रखना जरूरी है सर। आप 8th क्लास से उसको ऐसा माहौल दीजिए कि वो उस चीज में अपने आप को कंफर्ट महसूस करे, सर्वाइव करना सीख जाए। और एक चीज मैं स्ट्रांगली बोलूंगा पेरेंट्स के लिए कि आप जाते ही उनसे उम्मीद मत लगाइए। बच्चा नाइट शिफ्ट कर रहा है, डे शिफ्ट कर रहा है, आपकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, आप भाई को आईफोन चाहिए, सिस्टर को आईफोन चाहिए, आपको पर मंथ उनसे कुछ मनी की डिमांड होती है, वो प्रेशर महसूस करते हैं। बच्चे मेरे से शेयर करते हैं कि सर बताइए मुझे क्या करना है। तो ये चीजें हमें समाज में, एक तो अकेली जगह पे होता है वो, और ऊपर से प्रेशर होता है।
तो ये प्रेशर नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पेरेंट्स को। बाकी बच्चे जब भी बाहर जाएं तो अपना स्टडी कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। कई बार वो कोई और स्ट्रीम लेते हैं, वहां जाके उन्हें वो समझ नहीं आती, उस पे आप रिसर्च करिए, सर्च करिए यहाँ इंडिया जाने से पहले, फिर उस स्ट्रीम को आप लीजिए। और जब उस स्ट्रीम को आप लेंगे तो वहां आप एक अच्छे से कॉलेज में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर आप वहां जाके स्ट्रीम को चेंज करते हैं। जब आप स्ट्रीम को चेंज करते हैं तो आपके जो जब आप पीआर या कोई भी फाइल करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आगे, फ्यूचर तो प्रोस्पेक्ट्स, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम। उसमें थोड़ी सी तो पहले अपने कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करके फिर आप वहां जाएं। जी सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कि ये बजाज पब्लिक स्कूल एक कॉर्पोरेट रन स्कूल है, ये स्कूल कितना डिफरेंट है बाकी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले या गवर्नमेंट के जो नॉर्मल स्कूल्स उसमें कैसे, किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट की एक ड्यूटी डिफाइन होती है कि उन्हें समाज को ये चीज देनी है विदाउट कॉस्ट। अदर स्कूल्स अपना बिजनेस सेटअप करके रखते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, वो पेरेंट्स पे बर्डन हो या बच्चे पे बर्डन हो, डजंट मैटर, वो कहीं से भी हमें प्रोवाइड कराए। हमारा जो CSR में बजाज पब्लिक स्कूल चलता है, हमें ना पेरेंट्स पे बर्डन डालना है ना बच्चों पे डालना है, हमें समाज को एक समाज के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। तो जो एजुकेशन के थ्रू एम्पावरमेंट है वो आप प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोवाइड करते यही चीज एक डिफरेंट करती है। ओके, डिफरेंट प्रोसेस बना के रखती है इस चीज और एक हमारे बजाज पब्लिक स्कूल का कल्चर डिफरेंट है। एक सर जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना हर कंपनी का, तो आपकी कंपनी का जनरली कल्चर है कि डिसिप्लिन है, एथिक्स है, अकाउंटेबिलिटी है। वो बजाज का इंडस्ट्री का कल्चर आप अपने स्कूल तक बच्चों तक कैसे प्रोवाइड करा पाते हैं कि वो एज ए रूल ना लगे जबकि उनकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए? आप मानेंगे दिनेश जी, हमारे जो यूनिट्स के ऑफिसर्स होते हैं, इवन जब हमारे शिशिर बजाज जी और कुशाग्र बजाज जी विजिट करते हैं या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर आता है, वो सबसे पहले स्कूल आते हैं के जो सोसाइटी को दे रहे हैं और एक एक बच्चे से मिलते हैं। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। विजिट्स होती हैं सर? विजिट्स होती हैं। शिशिर बजाज जी आते हैं, कुशाग्र बजाज जी आते हैं, वो एक एक बच्चे को मिलते हैं और वो जो एक छोटा सा गिफ्ट ही देते हैं ना बच्चे को, वो उसे इतना प्राउड फील कराता है और दूसरे स्कूल से डिफरेंट फील कराता है कि एक बिजनेसमैन जो जिन तक पहुंच पाना लोगों के ड्रीम्स होते हैं, वो आज हमसे मिलके गए, कि मोटिवेट करता है हमारे बच्चों को। और यही एक अलग करता है। जितने हमारे ऑफिसर्स हैं यूनिट्स के, कितने भी हाई प्रोफाइल हैं, वो हमारे बच्चों से मिलने आते हैं, हमारे स्टाफ से मिलने आते हैं, उनको एक अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनकी भागीदारी होती है, भागीदारी होती है, बढ़िया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। जो अदर से हम अलग पहचान। तो सर जो ये इंडस्ट्री का जो टैग है साथ में, बजाज शुगर मिल का, बजाज इंडस्ट्री का टैग स्कूल के साथ लगा, ये स्टूडेंट्स के लिए बर्डन है या मोटिवेशनल? मोटिवेशनल बटन है। बहुत कुछ सीखते हैं जब हमारे बच्चे विजिट करते हैं प्लांट्स में। हमारे पावर प्लांट्स हैं, शुगर प्लांट्स हैं, तो उन्हें मोटिवेट करता है। जब वो रोज ऑफिसर्स को देखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्री का मतलब है स्किल, प्रोडक्टिविटी, वो चीज चाहिए होती है बिल्कुल। और स्कूल से एकेडमिक्स मिलती है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड बने बच्चे? किस तरह की स्किल्स आप प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को? हम बच्चों को जैसा उनका इंटरेस्ट है, अगर वो उस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के उस पे जाना चाहते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं। हमारे जो चेयरमैन हैं श्री कुशाग्र बजाज जी, उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया अभी। ओके। बजाज परिवार की सिंगल लेडी है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 2025 में उन्होंने बिजनेस को संभालना शुरू किया है, 22 साल की एज में। ओके। तो ये इंस्पिरेशन हमारे बच्चों में भी है कि एक कम उम्र की महिला इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा एक जिम्मेदारी को संभाल रही है और सक्सेसफुल चला रही है। ये इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए। वो इंस्पायर्ड होते हैं सब चीजों के लिए। सर रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं, रिमोट एरिया के बच्चे होते हैं, उनमें ऐसी क्या
प्लस पॉइंट होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं जो कि आप महसूस करते हैं कि जो सिटी में शायद बच्चों के पास बच्चे मिस कर रहे होते हैं? बच्चे सिटी में एक इंटीरियर का माहौल है कि खुला माहौल होता है। आपके मेन गेट से बच्चा बाहर निकला सिटी में और उसको वापस मेन गेट के अंदर ही आना है, कहीं नहीं जाना है। हमारे बच्चे सोशल हैं। हमारे बच्चों में इतनी क्वालिटी है कि वो अपना एजुकेशन जब स्कूल आते हैं स्टडी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और सोशल होते हैं, जो मुझे लग रहा है सिटी के बच्चों में कहीं ना कहीं ये कम देखने को मिलता है। वो अपने पेरेंट्स का हाथ पटाते हैं, खेत में जाते हैं, उनके साथ काम कराते हैं, तो वो एक डिफरेंट वो चीज़ मैटर करती है, उन चीज़ को बढ़ाती है। सर कुछ क्वेश्चन सब रैपिड फायर क्वेश्चंस करने हैं आपसे, Sure. है ना? क्या सर उसके लिए आप तैयार हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं तैयारी रहता हूँ। सर थोड़ा सा ये बताइएगा जी, कि आपके स्कूल का सबसे डेंजरस वेपन क्या है? एग्जाम या नोटिस? स्टूडेंट्स किस चीज़ से डरते हैं सर? हमारे स्कूल का डेंजरस अगर वेपन आप कहें तो वो ना एग्जाम है ना नोटिस है। टाइम से स्कूल आना, डिसिप्लिन डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चे उससे डरते। आप पेरेंट्स किस तरह का एक्सक्यूज कई बार बना लेते हैं? पेरेंट्स का एक्सक्यूज जब बच्चों के फेवर में आता है तो हम स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे पेरेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम अपनी किसी भी एजुकेशन जो हमारी क्वालिटी है हम उसके साथ समझौता नहीं करते और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपने बच्चों का फेवर देना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमारे यहाँ के पेरेंट्स जो आपके सिटी के पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। हमने एक जनरेशन गैप को फिल किया है। हम उस पीढ़ी के साथ जुड़े हैं जिनकी एक पीढ़ी बिल्कुल या तो पढ़ी नहीं थी या कभी स्कूल नहीं गई थी या बहुत कम गई थी। जी जी। उन पेरेंट्स को बच्चे कैसे भी मोल्ड करके ले जाते हैं, तो हमें वहां पे पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनके बीच का जो मीडिएट करना है उसको हम उसको भी देखना है, लेते हैं। एनुअल फंक्शन होता है सर आपके यहाँ हाँ पे? बिल्कुल होता है। एनुअल फंक्शन के टाइम पे आप जनरली अपने आप को कौन से रोल में ज्यादा पाते हैं? इवेंट मैनेजमेंट के रूप में या एक फायर फाइटिंग वाला देख रहे हैं? अपने आप को कहाँ देखते हैं आप उसमें? नहीं, मैं इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे पाता हूँ और मैं हर काम को अपने जो हमारी टीम लगी होती है या हमारे बच्चे लगे होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व करता हूँ। और कभी भी मैं ये चीज नहीं दिखाता हूँ कि इवन मैं इस उंगली का मैं बहुत कम यूज करता हूँ। ये समाधान नहीं देती है। अच्छा, ये क्रिटिकल बनाती है चीजों को। जब आप ऐसे करके कहते हैं तो मैं इस उंगली का यूज नहीं करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये हमें इवेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर। पीटीएम्स होती हैं सर आपकी? बिल्कुल होती। ओके। पीटीएम के बाद आपको कैसा लगता है सर? पीटीएम के बाद कंफ्यूजन ज्यादा होता है या फिर ये लगता है कि चलिए अगली बार की तैयारी करते हैं? नहीं, पीटीएम्स के बाद ही हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब पर मंथ पीटीएम होते हैं तो उसके बाद जो चीजें निकल के आती हैं, देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो 100% कोई भी पूरा नहीं होता है, वो कितना भी एक्सपर्ट हो। पीटीएम में आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, बहुत सारे एक सजेशंस मिलते हैं और आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप और बेटर से बेस्ट होते हैं। सर स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी है या प्रेशर है बच्चे के लिए? अगर वो स्टडी में इंटरेस्ट रखता है तो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो सिर्फ वहां जाके पैसा कमाना चाहता है तो प्रेशर है। ये पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों के लिए हेल्पफुल है या नहीं? जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल के रहते हैं उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और जो अपने पेरेंट्स से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं वो उनके लिए प्रेशर है। तो सर एक ऐसी स्किल जो बच्चे स्कूल टाइम पे इग्नोर करके चलते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, इसका उन्हें एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है और जो बच्चे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं वो बहुत सक्सेस होते हैं, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं उनका इमिग्रेशन होता है तो वहां पे वो फेस करते हैं इस चीज। अगर वो स्पीकिंग स्किल पे फोकस करें तो वो और बेटर अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस मानते हैं और आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके एक अच्छा कोई एक हैबिट ऐसी जो बच्चों को अभी से डेवलप करके रखनी चाहिए? बच्चों को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हार नाम का वर्ड अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। उन्हें मार्क्स पे काम नहीं करना चाहिए,
कि हमारे इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तभी हम उस चीज में जाएंगे, और अपना 100% पोटेंशियल हर चीज को देना चाहिए, चाहे वो गेम में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ वर्किंग में हो, चाहे वो सोशल लाइफ में हो या सोसाइटी में हो, किसी भी तरह से। किसी भी तरह से। कॉर्पोरेट स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एडवांटेज है? कॉर्पोरेट स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एडवांटेज आप उनसे ये ले सकते हैं कि आपको वो जो दे रहे हैं आपने उसका कितना यूज किया। करियर ग्रोथ के लिए एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका ऑनेस्ट होना, डिवोटी होना, रिस्पॉन्सिबल होना, और हार्ड वर्ड उसकी लाइफ में ना हो, फेलियर। आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआर की भी है, एडमिन की भी है। आप कौन सा पार्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं इसमें? मुझे दोनों में अच्छा लगता स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस जो उनके काम आ सकती है। है। स्टूडेंट के लिए एक ही एडवाइस है कि उनके पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उनके लिए अपने आप को प्रेशराइज ना करें, उस पे खरा उतरने के लिए अपने 100% एफर्ट्स दें, प्रेशर ना महसूस करें। सो गुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपने थैंक यू सो मच। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल्स में बहुत ही ऑनेस्ट और बेबाक राय रखी है अभी आपने। तो इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपनी डिटेल्स शेयर की और हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ अपना टाइम शेयर किया। थैंक यू सो मच दिनेश जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।